हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। आगे पार्ट 2 लेक्चर भी आएगा। यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन लिया गया है सारे प्रीवियस ईयर टॉप क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस हैं टॉप क्वेश्चंस बायोलॉजी के, ये अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 लेक्चर। Which of the following tissue originate from the ectoderm of the embryo? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण का एक्टोडर्म लेयर से डेवलप्ड होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्वस टिश्यू। ओके, तीन तरह का जार्म लेयर होता है, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म और होता है मिडिल में जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। ओके, एक्टोडर्म से होता है नर्वस टिश्यू, एंडोडर्म से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप्ड होता है और मेसोडर्म से ब्लड और बोन ये सब डेवलप्ड होता है। सो नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो। द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विथ अदर इज कॉल्ड। ऐसा टिश्यू जो बोन से बोन को जोड़ता है, सो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे लिगामेंट। ओके, और बोन के साथ अगर मसल्स को अटैच करें तो उसको हम कहेंगे टेंडन। ओके, सो बोन टू बोन इज कनेक्टेड बाय द ligament. Which of the following muscular tissue helps in peristalsis and other involuntary function of the body? कौन से मस्कुलर टिश्यू जो पेरिस्टालसिस और अदर इनवॉलंटरी फंक्शन में मदद करते हैं? मस्कुलर टिश्यू तीन तरह का होता है, एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल और एक होता है कार्डियक मसल्स। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो हेल्प करता है पेरिस्टालसिस एंड अदर इनवॉलंटरी फंक्शंस में। कनेक्टिव टिश्यू व्हिच स्टोर फैट इज कॉल्ड। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है, हमारे बॉडी में फैट को जो स्टोर करता है उस टिश्यू का नाम है एडिपोज टिश्यू। ओके, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो फैट स्टोर होता है ऊपर कौन सा टिश्यू मौजूद होता है? वहां पर होता है एडिपोज टिश्यू। The flexibility in plants is due to a tissue is called। प्लांट में जो लचीलापन होता है यानी फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो किस टिश्यू के कारण होता है? सो ये होता है कोलेनकाइमा के कारण। ओके, सो नेम ऑफ द टिश्यू इज कोलेनकाइमा। इसीलिए जो प्लांट में इस टिश्यू के कारण प्लांट में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज कोलेनकाइमा। इट इज अ लिविंग टिश्यू। ये क्या है? एक लिविंग टिश्यू है। Which one of the following plant tissue has larger air space? कौन से plant tissue में large air space पाया जाता है? So name of the plant tissue is erenchyma। इसमें air pockets present रहता है। जो जलीय पौधा है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट है, वो erenchyma के कारण ही तैरता रहता है। So correct answer is erenchyma। So erenchyma plant tissue has large air space। What is chlorhynchima? क्लोरेनकाइमा क्या है? सो इट इज वन काइंड ऑफ पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, इट इज ए पैरेनकाइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज इट इज ए पैरेनकाइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। Cells of meristematic tissue lack in which of the following cell organelles? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन से ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ऐसा टिश्यू जो ग्रोइंग टिश्यू है। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है रूट टिप, रूट के टिप में पाया जाता है, और जो शूट होता है शूट के टिप में पाया जाता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, वैक्यूल्स पाए जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। ओके, ये क्या है? ग्रोइंग टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक्स लैक वैक्यूल्स। दी थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर। कौन से निम्नलिखित में से कौन सा तीन तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैटेगरी में आता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं, ये यहाँ पर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। ये रूट टिप और शूट टिप में पाया जाता है। Which plant tissue is also known as growing tissue? कौन सा प्लांट टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी हम जानते हैं? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। ये रूट टिप और शूट टिप में पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू व्हिच प्रोसेस? जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स क्या है? जो होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर n के रूप में पाया जाता है। इन केस ऑफ द मेल बॉडी गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल बॉडी गैमेट इज ओवा। ओके, यहाँ पर बॉडी सेल में क्रोमोसोम पाया जाता है 2n के फॉर्म में, और गैमेट में जो क्रोमोसोम होता है वो n के फॉर्म में पाया जाता है। सो गैमेट ये कौन से प्रोसेस में डेवलप होता है? ये मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये गैमेट मदर सेल से प्रोड्यूस होता है। सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज मियोसिस। Which cell organelles have their own DNA and ribosome? कौन से ऐसा सेल ऑर्गेनल्स कोशिका अंगाणु है जिसके खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये दो ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ और प्लास्टिड इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नेम द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल इन व्हिच स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो प्लांट सेल में पाया जाता है जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स स्टोर होता है। सो नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इज ल्यूकोप्लास्ट। ओके, नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इज ल्यूकोप्लास्ट, जिसका कलर होता है व्हाइट। बैक्टीरिया हैव एन undefined nuclear region which lack a nuclear membrane and contain only DNA without protein. Such region is called. बैक्टीरिया में जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है बट डीएनए के साथ साथ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऐसा रीजन इसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ओके, इसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया आर बिलोंग टू प्रोकैरियोट। ओके, प्रोकैरियोट के अंदर आता है। ओके, दो तरह का जीव होता है, एक होता है प्रोकैरियोट जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एक होता है यूकैरियोट जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोइड। एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। एमीबा कौन से प्रोसेस से अपना फूड जो है वो एक्वायर करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। ओके, एमीबा एक वन सेल एनिमल है। ओके, एक कोशिकीय जीव है। एमीबा फूड के पास जाकर क्या करता है, अपना जो स्यूडोपोडिया है वो फॉर्मेशन करता है और फूड को अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। If a cell is placed in an dash, there will be net flow of water out of the cell and the cell will lose volume. एक सेल को हम कौन से सॉल्यूशन में अगर डालें जहाँ पर सेल का जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगा, सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें, ओके, यहाँ पर क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल को हम जिस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन से ज्यादा है। सो ये जो सॉल्यूशन है बाहर का जो सेल का सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो सेल का अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाएगा और सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड। सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या कहेंगे? सो दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो outermost covering of the cell is cell membrane in case of the animal cell. Okay, but in case of the plant cell उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है जो सेल को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। सो outermost covering of this cell is called cell membrane.
Which of the following is a group of single celled organism? निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल सेल्ड एक सेल एकल कोशिका जीव के एक समूह है? सो यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा जो फंगस के कैटेगरी में आता है, एमीबा जो प्रोटोजुआ के कैटेगरी में आता है, और बैक्टीरिया जो मोनेरा यानी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के कैटेगरी में आता है. सो करेक्ट आंसर इज ईस्ट, एमीबा एंड बैक्टीरिया. ओके, all are single-celled organism. The process in which the organism can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism is called. ऐसा process अगर किसी भी organism को हम क्या करेंगे, अगर different parts में different टुकड़ों में काट देंगे और जो each जितने सारे पीस होगा उसी पीस से एक complete organism एक जीव ग्रो हो जाएगा. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजेनरेशन. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेनेरिया. ओके, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन हम देख सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज रीजेनरेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड? कौन से ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? सो पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन होता है. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है ये बहुत सारे ग्लैंड का सिक्रेशन कंट्रोल करता है. इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं. और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. सो करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन सिक्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सोक्राइन सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाइवा. ओके, सो सिक्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन. एंडोक्राइन में जितने सारे सिक्रेशन होते हैं वो होते हैं हार्मोन, और एक्सोक्राइन में जितने सारे सिक्रेशन होते हैं वो होते हैं एंजाइम. ओके, ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन है, थायरोक्सिन भी एक हार्मोन है, और वेसोप्रेसिन जिसको हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं ये भी एक हार्मोन है. सो सलाइवा एक तरह का सिक्रेशन है जिसमें सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोक्राइन सिक्रेशन इज द सलाइवा. एक्सोक्राइन सिक्रेशन सिक्रेट होता है डक्ट से, किसी भी डक्ट से सिक्रेशन होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट यानी हार्मोन वो जो डायरेक्ट ब्लड में जाके मिक्स्ड हो जाता है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सलाइवा. Which of the following hormone plays a major role during milk ejection in human beings? कौन से हार्मोन मिल्क इजेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है? सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ओके, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन. ओके, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में. ओके, और ये हार्मोन और भी एक रोल है इसका, ये पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है. ओके, चाइल्ड डिलीवरी में भी हेल्प करता है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑक्सीटोसिन. Which one of the following is not true of RBC? कौन सा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य WBC के लिए सही नहीं है? WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स. ओके, ब्लड सेल तीनों तरह का होता है, एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स. ओके, कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो दे एक्ट एज अ सोल्जर, एट ऑफ जम्प्स, ये करेक्ट है. न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये भी तथ्य सही है. शेप इरेगुलर एमीबर्ड शेप होता है, शेप चेंज होता रहता है, सो ये भी तथ्य सही है. सो यहाँ पर जो साइज है 18 to 25 माइक्रोमीटर ये करेक्ट नहीं है. सो करेक्ट आंसर इस यहाँ पर हो जाएगा साइज 18 to 25 माइक्रोमीटर इतना साइज नहीं होता है, ये होता है मैक्सिमम 15 माइक्रोमीटर तक होता है. सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 18 to 25 माइक्रोमीटर, ये ऑप्शन WBC के लिए करेक्ट नहीं है. ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन सैक. ह्यूमन जो हार्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है. सो उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम. ओके, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, आउटर इज कॉल्ड पैराइटल पेरिकार्डियल और इनर इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियल. इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस भी कहते हैं. इसमें एक फ्लूइड होता है जो हार्ट को हमारे
ये जो मेम्ब्रेन होता है ये हमारे जो ह्यूमन हार्ट है एक वाइटल ऑर्गन है, इसको डिफरेंट टाइप ऑफ जर्क से प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल मेम्ब्रेन सैक इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ऐसे जितने सारे हमारे जो वाइटल ऑर्गन हैं सारे के ऊपर एक कवर रहता है, जैसे किडनी के ऊपर रहता है पेरिटोनियम, लंग्स के ऊपर रहता है प्लूरा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज यहाँ पर हो जाएगा पेरिकार्डियम। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन टाइप का ब्लड वास्कुलर सिस्टम किस एनिमल में पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज कॉकरोच। ओके, कॉकरोच में ओपन टाइप का ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स में के अंदर फ्लो नहीं होता है। ओके, और एक होता है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम। ओके, क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। सो दैट इज द आंसर हो जाएगा कॉकरोच। आर्थोम एक ऐसा एनिमल है जो इन्वर्टिब्रेट होते हुए भी इसका जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है और इसमें भी क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन कॉकरोच। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉजेज व्हिच डिसीज? आयरन का जो डिफिशियंसी होता है डाइट में, इसमें कौन सा डिजीज होता है? सो इसमें होता है एनीमिया डिजीज। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया डिजीज। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है ब्लड में नॉर्मल होता है 14.5 ग्राम फॉर ml पर 100 ml ब्लड, इसमें होता है मेल का, और 13.5 ग्राम पर डीएल ये होता है फीमेल में। ओके, सो इसका जो वैल्यू होता है ये कम हो जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, इसी चीज को हम एनीमिया कहते हैं, ये आयरन के डिफिशियंसी में होता है। Which of the following animal disease is a viral disease? निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग एक वायरल बीमारी है? सो करेक्ट आंसर इज फुट एंड माउथ डिजीज, एक वायरल बीमारी है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फुट एंड माउथ डिजीज। ये फाउल पॉक्स डिजीज मोस्टली अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? फाउल पॉक्स कौन से स्पीसीज को ज्यादातर इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है बर्ड्स को। ओके, ये फाउल पॉक्स डिजीज मोस्टली अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? दैट इज द बर्ड। ये पोल्ट्री बर्ड को भी इफेक्ट करता है। इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द टर्सल बोन फाउंड? टर्सल बोन हमारे बॉडी में किस जगह पर पाया जाता है? ये पाया जाता है पैरों में यानी लेग में। ओके, लेग में हमारे सबसे बॉडी का बड़ा हड्डी पाया जाता है जिसका नाम है फीमर बोन। ओके, सो इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द टर्सल बोन आर फाउंड? दैट इज द ऑप्शन हो जाएगा लेग। द एंड्स ऑफ लिम्स आर कवर्ड with what to reduce the friction of joints? joints में फ्रिक्शन जो होता है, the end of limbs are covered with what to reduce the friction of joints? So that is the cartilage. So answer is the cartilage. Cartilage is more flexible than bone. Ends of limbs are covered with cartilage to reduce the friction in joint. बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन मैट्रिक्स में कौन सा चीज पाया जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग स्कल बोन? निम्नलिखित में से कौन सा स्कल बोन का पार्ट है जो मूव कर सकता है? सो करेक्ट आंसर इज द मैंडिबल, ये हमारा लोअर जॉ है। अपर जो हमारे स्कल बोन के साथ फिक्स्ड रहता है और जो मैंडिबल होता है लोअर जो वो मूवेबल होता है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कलम? ह्यूमन स्पाइनल कलम में कितने बोन प्रेजेंट होता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 33 बोन। हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर आंसर है स्पाइनल कलम में 33 बोन प्रेजेंट होता है। किसी भी जगह पर आपको ऑप्शन 26 भी मिल जाएगा, वो भी करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ बोन फ्यूज्ड हो गया है। ओके, एक्चुअली टोटल बोन है 33। ओके, इसका जो नंबर है 7 12 5 5 4। ओके, 19 प्लस 10 क्या है 29 प्लस 4 इक्वल्स टू 33। किसी जगह पर ये बोन जो है 5th एंड
5 और 4 लास्ट के 2 बोन है फ्यूज्ड होके एक एक बोन को हम इसे काउंट करते हैं। इसमें टोटल नंबर बोन क्या है 7 + 2 19 और 5 24 प्लस 25 26, इसमें हम 26 कैलकुलेट करते हैं। सो दो ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा आप लोगों को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉलम में टोटल 30 बोन प्रेजेंट है। डैश आर कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट टू बोन्स टू ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन को एक साथ जोड़ता है? सो यहाँ पर हो जाएगा लिगामेंट। ओके, लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन को एक साथ जोड़ता है, और टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन के साथ मसल को कनेक्ट करता है। Which is the longest muscle in the body? हमारे बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? सो इट इज ए sartorius muscles. ओके, लंबा मसल्स, दैट इज द sartorius muscles. करेक्ट आंसर इज sartorius. Malfunctioning of which of the following organ cause jaundice? कौन से ऑर्गन के मेलफंक्शन के कारण हमारे बॉडी में जॉन्डिस का जो सिम्टम्स है वो दिख जाता है? सो दैट इज द लीवर। लिवर हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है, और दूसरा है पैनक्रियास। ओके, सो मेलफंक्शनिंग ऑफ द लीवर ऑर्गन इज कॉजेस जॉन्डिस, इसको हम पीलिया भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज लीवर। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स हैविंग। डायलिसिस हम पेशेंट में करते हैं पेशेंट के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सो इट इज अ किडनी ट्रबल। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर patients having kidney trouble. Deficiency of iodine is causes. आयोडीन का जो डिफिशियंसी होता है उसका कारण क्या होता है? सो इसका कारण कॉजेस, जो आयोडीन का जो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज कॉजेस, आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा प्रॉब्लम होता है? ये होता है गॉइटर। ओके, ये क्या होता है? गॉइटर। ओके, सो आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, सो इससे गॉइटर होता है। Which of the following disease are caused by fungi? निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज फंगस के कारण यानी कवक के कारण होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रिंगवर्म। एक फंगल डिजीज है। विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्टिंग, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से कौन सा प्रॉब्लम होता है? ये होता है ऑस्टियोमलेशिया। ओके, सो ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी के कारण से। So sunlight is a good source of vitamin D. Remember this. So vitamin D के कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। Which element is found in protein? प्रोटीन में कौन सा which element is found in protein? कौन सा एलिमेंट प्रोटीन में पाया जाता है? So correct answer is नाइट्रोजन। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड का एक मेजर एलिमेंट है नाइट्रोजन। So which element is found in protein? That is the nitrogen. The cause of sweet taste in fruits. फ्रूट्स में जो स्वीट टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है? सो करेक्ट आंसर इज फ्रुक्टोज। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज के कारण स्वीट टेस्ट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो डेड प्लांट के ऊपर एक्ट करता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है उसको ह्यूमस में। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन डेड प्लांट टू प्रोड्यूस ह्यूमस। द कैपिलरीज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है, द कैपिलरीज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू थिक होता है। सो इसके ऊपर कौन सा चीज का डिपोजिशन होता है? इसमें ऊपर सेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। करेक्ट आंसर इज सेलुलोज एंड पेक्टिन। कैपिलरीज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। Which of the following plant hormones control fruits ripening? कौन सा हार्मोन फ्रूट्स राइपनिंग में मदद करता है? सो दैट इज द इथिलीन हार्मोन। इथिलीन प्लांट हार्मोन कंट्रोल्स fruit ripening. Which one of the following organs is the main respiratory organ of whales? whales में जो मुख्य जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका नाम क्या है? वो है लंग्स। whales एक तरह का मैमल्स हैं।
ओके, जो वाटर में पाया जाता है और लार्जेस्ट मैमल भी है ये। सो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे सारे मैमल का होता है, इसका भी है लंग्स। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ इज, टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब हमारे जो माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, लोअर देन 5.5। एक पीएच स्केल होता है जो 0 से 14 तक वैल्यू मेजर करता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर बेसिक होता है। जब पीएच ऑफ आवर माउथ इज लोअर देन 5.5 तब टूथ डिके स्टार्ट होता है। Which among the following is the pioneer species during Haidar सक्सेशन? हाइडर सक्सेशन मतलब किसी वाटर बॉडी में अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है उसको हम हाइडर सक्सेशन कहते हैं। उसमें पायोनियर स्पीसीज यानी पहला स्पीसीज कौन सा आता है, उसमें जो प्लांटेशन फिर जो एक पूरा कम्युनिटी होता है प्लांट में ग्रो हो जाता है, उसमें पहला स्पीसीज कौन सा आता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। फर्स्ट वहां पर ग्रो करता है हाइडर सक्सेशन में, किसी भी वाटर बॉडी में जब सक्सेशन होता है, प्लांट का कम्युनिटी फॉर्म होता है, उसमें जो पहला यानी पायनियर स्पीसीज आता है वो होता है स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। Which of the following is used as a bio indicator of air pollution? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक में एक जैव संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज लाइकेंस। लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जिस जगह पर लाइकेन मिलता है वहां पर पॉल्यूशन सबसे कम होता है या फिर नहीं होता है। लाइकेन ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ओके, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा कम होगा उसी जगह पर लाइकेन दिखेंगे। So lichens is used as a bioindicator of air pollution. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.